टोटल सर्किल ऑफ स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग एपी के पार्ट 2 में प्रश्नावली 5.1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित स्थिति में से किस स्थितियों में संदर्भ सूची एपी है और क्यों। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि जो आपको सूची दी गई है क्या वो एपी में है, और है तो क्यों। तो पहले हम बात कर लें, कोई भी श्रेणी एपी कब होती है। मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 n ये एक एपी है, और ये एपी तभी होगी जब इनके क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर सदैव समान होगा। यानी D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू AN माइनस AN माइनस 1। जो श्रेणी या जो संख्याओं की सूची इस नियम का पालन करेगी वो एपी कहलाएगी। तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन पर। पहले का पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि यदि हम 1 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो हमें टैक्सी ड्राइवर को 15 रुपये देने होंगे। यदि हम 2 किलोमीटर का यात्रा करते हैं तो हमें टैक्सी ड्राइवर को पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया और दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपया, इस प्रकार उसे कुल 23 रुपया देने होंगे। यदि हम 3 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो हमें पहले किलोमीटर के लिए 15, दूसरे के लिए 8, तीसरे के लिए 8 और कुल 31 रुपये देने होंगे। उसी प्रकार से अगर हम 4 किलोमीटर की यात्रा करें तो पहले के लिए 15, दूसरे के लिए 8, तीसरे के लिए 8 और चौथे के लिए भी 8 और कुल हमें 39 रुपये देने होंगे। तो इस तरह से किरायों की हम सूची बनाएं तो वो सूची इस तरह से होती है, 15, 23, 31, 39। और हम देखें कि इन किरायों की क्रमागत दो किरायों के बीच का अंतर क्या है, तो हमें सदैव ये 8 मिलेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि जो ये किरायों की हम सूची बनाएं यह एपी के नियम का पालन कर रही है, इसलिए ये एपी है। यानी इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि ये एपी है क्योंकि इसके क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर सदैव समान है। इसी तरह से हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि इस तरह से है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है।
यानी हमसे कहा जा रहा है कि आपको एक सिलेंडर दिया गया है और एक पंप भी दिया गया है, जो पंप उस सिलेंडर से हवा निकालने का काम करता है। और आप जब पंप को एक बार यूज करते हैं तो पंप एक बार में सिलेंडर में भरे हवा का 1/4 भाग निकाल लेता है। अर्थात 1/4 कहने का मतलब है कि अगर आपके सिलेंडर में 100 लीटर हवा हो तो आप उसका 1/4 भाग निकालेंगे तो उसके बाद उसमें इतना यानी 25 ही बचेगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा एक सिलेंडर हो गया जिसमें हमने मान लिया कि 256 लीटर का ये सिलेंडर है। तो पहली बार जब हमने पंप का यूज किया तो उसका 1/4 भाग निकल गया। तो जब 1/4 भाग निकला तो सिलेंडर में बचा अब 64 लीटर। फिर अगर उसमें से हम 1/4 भाग निकाल देते हैं तो वो 16 हो जाता है। फिर 1/4 निकाल देते हैं तो वो 4 हो जाता है और फिर 1/4 निकाल देंगे तो वो 1 हो जाएगा। इस तरह से सिलेंडर में भरे हवा का हम सूची तैयार करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है 256, 64, 16, 4, 1। और हम इन सभी क्रमागत पदों का बीच का अंतर देखें तो कुछ इस तरह से हमें प्राप्त होंगे। जो कि समान नहीं है, अर्थात ये एपी के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एपी नहीं है, क्योंकि इनके क्रमागत दो पदों का बीच का अंतर समान नहीं है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया है। ये भी के क्वेश्चन हमारे एक का एक जो क्वेश्चन था उसी की तरह से है। उसमें टैक्सी किराया पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया था और फिर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए हमें अतिरिक्त 8 रुपया देना होता था। उसी क्वेश्चन को बस दूसरे शब्दों में आपके सामने लिखा गया है। तो फिर से इसको एक बार करके देखते हैं। तो मान लेते हैं कि जब हम 1 मीटर की खुदाई करते हैं तो हमें मजदूर को 150 रुपया देना होता है। यदि मजदूर 2 मीटर खुदाई करता है तो वह हमसे पहले मीटर के लिए 150 रुपया और दूसरे मीटर के लिए 50 रुपया लेता है। यानी 2 मीटर खुदाई करने में हमें कुल 200 रुपये देने पड़ते हैं। यदि मजदूर से हम बोलें कि भाई तुम 3 मीटर खुदाई कर दो, तो मजदूर पहले मीटर के लिए हमसे 150 रुपया लेगा, दूसरे मीटर के लिए हमसे 50 रुपया लेगा और तीसरे मीटर के लिए भी हमसे 50 रुपया लेगा। यानी 3 मीटर खुदाई के लिए हमें 250 रुपया देने होंगे। यदि हम मजदूर को बोले कि भाई तुम 1 मीटर और खोद दो, यानी टोटल 4 खोद दो, तो मजदूर हमसे बोलेगा भैया हम पहले मीटर के लिए आपसे 150 लेंगे, दूसरे से 50, तीसरे के लिए 50 और चौथे के लिए भी 50 लेंगे। तो इस तरह से हमें किराए का एक सूची मिला जो इस तरह से है। पहले मीटर के लिए 150, दूसरे के लिए 200, तीसरे के लिए 250 और चौथे के लिए 300 और अधिक खोदने के लिए भी आगे इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो हम देखें कि इनके क्रमागत पदों का अंतर क्या है।
तो हम देखेंगे ये कुछ इस तरह से है। अब हमें देखना है क्या ये एपी का नियम का पालन कर रहा है, तो हाँ कर रहा है। तो ये ए के एपी है। क्यों? क्योंकि इसके क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर सदैव समान है। तो अब अगले क्वेश्चन को, पहले का 4, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि एक 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई है। तो हम इसका जवाब बोलेंगे कि ये एपी नहीं है। क्यों एपी नहीं है? तो सोचने वाली बात है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, और ब्याज पर ब्याज लगने के कारण हर एक साल का ब्याज अलग अलग होता है, जिससे मिश्रधन भी अलग अलग होंगे। तो हमारा जो 10,000 का धनराशि है, पहले वर्ष हमें 800 देने होंगे ब्याज के तौर पे। इसका पहले वर्ष का ब्याज 800 होगा। तो मिश्रधन क्या होगा? तो मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारा मूलधन कितना हुआ? 10,000, और हमें ब्याज कितना मिला है? तो हमें ब्याज मिला है 800। तो पहले वर्ष का मिश्रधन कितना हो गया? 10,800। अब हम बात करें दूसरे वर्ष की। तो दूसरे वर्ष की बात करें तो पहला वर्ष और दूसरे वर्ष यानी टोटल हम बात करें तो हमें इतने ब्याज मिलेंगे। यानी टोटल जो होंगे कुछ इस तरह से होंगे। और तीसरे वर्ष की बात करें तो ये सभी जो मिलेंगे ये 3 वर्षों के ब्याज होंगे। तो इसी आधार पर हम बोल सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी एपी नहीं हो सकती। लेकिन जब बात एसआई की है तो इसके मिश्रधन की सूची को हम एपी बना सकते हैं, लेकिन सीआई की मिश्रधन की सूची को हम एपी नहीं बना सकते। बात करते हैं हम एपी होने की फॉर्मूले की या नियम की। इस चीज में हमें एक चीज देखने को मिलता है, D इक्वल टू A2 माइनस A1। यानी अगर हम A2 को इस तरफ और D को इस तरफ करें तो होता है -A2 इक्वल टू -A1 माइनस D। और दोनों तरफ से हम अगर D को कॉमन निकाल दें तो हमें ये मिलता है। यानी A2 बराबर A1 प्लस D। इसी तरह से अगर हम D बराबर A3 माइनस A2 लें तो हमें A3 बराबर A2 प्लस D मिलता है। इसी
इसी तरह से आगे भी हमें मिलता जाएगा। अब इस प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो। तो आपको प्रथम पद और सार्वंतर दिया गया है और इस एपी के अगले 4 पद लिखने हैं। तो जब a बराबर 10 हो और d बराबर भी 10 हो तो हम बोल सकते हैं a1 बराबर a यानी 10, a2 बराबर a प्लस d 10 प्लस 10 बराबर 20, a3 बराबर a2 प्लस d यानी 20 प्लस 10, a4 बराबर a3 प्लस d 30 प्लस 10। इस तरह से हम आगे के भी पदों को निकाल सकते हैं। यानी हमारा जो एपी हुआ उसके पद होंगे 10, 20, 30, 40। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 0 है। a इक्वल टू -2 d इक्वल टू 0 तो इसके पद होंगे a इक्वल टू -2, a2 इक्वल टू a1 प्लस d -2 प्लस 0 इक्वल टू -2, a3 इक्वल टू a2 प्लस d -2 प्लस 0 इक्वल टू -2, a4 इक्वल टू a3 प्लस d -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। यानी इस एपी के प्रथम पद -2, दूसरा पद -2, तीसरा पद -2 और चौथा पद -2 है। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है a बराबर 4 और d बराबर -3। तो a1 क्या होगा? 4 होगा। a2 क्या होगा? तो 4 प्लस 3 7 होगा। a3 क्या होगा? 7 प्लस 3 10 होगा। और a4 क्या होगा? 10 प्लस 3 13 होगा। यानी इस एपी के प्रथम पद 4, 7, 10 और 13 होंगे। फिर अगला प्रश्न है a इक्वल टू -1,
डी इक्वल टू 1/2। तो हम A1 इक्वल टू -1 लिखेंगे, A2 इक्वल टू -1 प्लस 2 लिखेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद हमें -1/2 मिलेगा। A3 बराबर -1/2 प्लस 1/2 0 और A4 इक्वल टू 0 प्लस 1/2 जो 1/2 होगा। तो इस AP के प्रथम 4 पद -1, -1/2, 0 और 1/2। उसी तरह से हम आगे के प्रश्न को, प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो प्रश्न संख्या 3 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए पद तथा सारवंतर लिखें। तो प्रथम पद और सारवंतर लिखना है। तो ये तो पहले क्वेश्चन में देखें तो प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद हमारा A है 3 और सारवंतर किसी भी दो क्रमागत पदों को आपस में हम घटाकर निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा 1 और A1 कितना है 3, यानी हमारा D कितना हो गया, तो D हो जाएगा हमारा -2। उसी तरह से 2 नंबर देखें तो A कितना हुआ -5 और D कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी -1 -5। तो सॉल्यूशन करेंगे तो -1 और माइनस माइनस मिलकर प्लस बना देंगे जो कि +5 और मिलता है 4, यानी D बराबर 4। अब तीसरे की बात करें तो इसका A बराबर 1/3 और D इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी 5/3 माइनस 1/3 सॉल्व करने के बाद 4/3। चौथे के लिए A बराबर 0.6 और D बराबर A2 माइनस A1, यानी 1.7 माइनस 0.6 जो कि बराबर है 1.1 के।